हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल सेट 5 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है गद्यांश। क्या पूछता है? गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश दिया होता है, ये आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या पूछता है? गद्यांश ही दिया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी गद्यांश होता है, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में देता है निबंध। 250 से 300 शब्दों में क्या करना है? निबंध लिखना है, ठीक ना। निबंध से याद आया कि निबंध का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आप लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। वो है वीडियो आदर्श विद्यार्थी पर निबंध। आपके एग्जाम में, ठीक ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। आदर्श विद्यार्थी पर निबंध, इसका निबंध अपलोड हो चुका है। तो निबंध के लिए हम अलग से जो क्लास अपलोड कर दिया करेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस पे अपलोड हो चुका है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखें जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन हो। मतलब मान लो कि तुम लोग गांव में रहता है, ठीक ना। तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। उसको एक पत्र लिख के बताना है कि अपने गांव में पूरा बाढ़ आ गया है। बाढ़ के बारे में क्या करना है? बताना है। तो आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया गया हो। तो मान लो कि तुम्हारी दीदी दिल्ली में रहती है, ठीक है ना, पढ़ाई करती होगी या कुछ करती होगी। उसको एक पत्र लिखकर ये बताओ कि दीदी गांव में बाढ़ बहुत भयंकर आया है, उसका क्या क्या, ठीक ना, क्षति देखने को मिला, वो उसको पत्र के माध्यम से बताना है। ठीक, तुम लोग लिखेंगे। तो जब भी बड़ी बहन को बोले पत्र लिखने, तो इसका फॉर्मेट है पूज्या। पूज्या मतलब वह पूजनी है, ठीक ना। पूज्या दीदी, पूज्या दीदी, पूज्या दीदी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम या फिर नमस्कार भी लिख सकते हैं। सादर प्रणाम, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे आप सकुशल होंगी, आप सकुशल होंगी, सकुशल होंगी, मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। गांव में अगस्त महीने में बाढ़ आ गई थी। कोई भी महीना लिख दो, तो अगस्त लिख दिया। गांव में अगस्त महीने में, गांव में अगस्त महीने में बाढ़ आ गई थी। गांव में अगस्त महीने में क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी। बाढ़ से खेतों की फसलें नष्ट हो गई। बाढ़ से खेतों की फसलें नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। खेतों की फसल नष्ट हो गई। घर द्वार ना, घर द्वार तहस नहस हो गए। बाढ़ का पानी जब आता है ना, पूरा फसल को सबको बहा देता है, गला देता है। घर द्वार को भी अपने साथ क्या करता है? बहा लेता है, ठीक ना। सब पानी में जो विलीन हो जाता है, टूट फूट के। घर द्वार तहस नहस हो गए, हो गए। जो लोग बाढ़ से बच गए, जो लोग
बाढ़ से बच गए, बाढ़ से जो लोग बाढ़ से बच गए उन्हें खाने को अन्न, अन्न मतलब भोजन, ठीक ना, उन्हें खाने को अन्न नहीं मिला, खाने को अन्न नहीं मिला, और ना जलाने को सूखी लकड़ी, और ना जलाने को सूखी लकड़ी मिली। उन्हें खाने को अन्न नहीं मिला और ना जलाने को सूखी लकड़ी मिली। कहता बहुत सारे आदमी तो बाढ़ में मर गए, ठीक ना, जो आदमी बाढ़ से बच गए तो उसको खाने के लिए कुछ भोजन नहीं मिला और सूखा लकड़ी भी न कहीं नहीं मिला कि वो उसको जलाकर भोजन को पका सके, ठीक ना। सोना तो अलग, खड़े होने को सूखी जमीन नहीं मिली। इतना ज्यादा पानी से लबालब था कि इतना सोना तो बहुत दूर की बात है, खड़ा होना भी दुर्लभ है। सोना तो अलग, खड़े होने को सोना तो अलग, खड़े होने को सूखी जमीन नहीं मिली। सूखी जमीन नहीं मिली। नहीं मिली। सड़कें टूट गई, बाहर से पूरा क्या हो गया, सड़क सब टूट गया, ठीक है, सड़कें टूट गई, कोमा रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब कि रेल का पटरी से भी क्या हो गया, पानी में पूरा बह गया, ठीक ना, बह के पूरा क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा डूब के एक जैसा हो गया, क्षतिग्रस्त हो गई। रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, परिणाम स्वरूप यातायात की समस्या खड़ी हो गई। परिणाम स्वरूप यातायात, यातायात का मतलब होता है कहीं आने जाने की सुविधा, ठीक ना, कहीं आने जाने की सुविधा क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक ना। परिणाम स्वरूप यातायात की समस्या खड़ी हो गई, और कहीं आने जाने का एक समस्या खड़ा हो गया, क्योंकि जो सुविधा था वो पानी में तहस नहस हो गया, समस्या खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। ठीक ना, तो इतना से काफी हो गया, ठीक ना। पहले तो यहाँ पे बाढ़ का पानी सूखते ही मैं भी आपके पास आ जाऊंगा, या लड़की लिखेगी आ जाऊंगी, ठीक ना, लड़का लिखेगा आ जाऊंगा, लड़की क्या लिखेंगी आ जाऊंगी, ठीक। बाढ़ का पानी सूखते ही मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। इतना हो गया। उसके बाद देखो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लड़की जो लिखी होंगी वो लिखेगी आपकी बहन, आपकी बहन, लड़का लिखेगा आपका भाई, ठीक ना, आपका भाई, लड़की लिखेंगे आपकी बहन, बस अपना यहाँ नाम लिख देना है, ठीक ना। और ये पत्र जो लिखे होंगे हम लोग कहाँ से लिखेंगे, तो हम लोग जब एग्जाम हॉल से लिखेंगे ना, परीक्षा भवन में बैठ के लिखेंगे, यहाँ लिख दो यहाँ पे परीक्षा भवन
परीक्षा भवन, कब लिखेंगे तो दिनांक लिख दो, ठीक है ना। परीक्षा भवन, दिनांक क्या है, मान लो आज लिख लेना। आज क्या तारीख है, 13 है, 13/1/2025, ठीक ना। इतना हम लोग कर देंगे तो 5 नंबर हम लोगों का सॉलिड मिल जाएगा, ठीक। इसको नोट करो, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दीजिए, ठीक ना। इसमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 20 से 30 शब्दों में क्या करना है, देना है। पहला कौन नंबर दिया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, ठीक ना। जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, तो लेखक को क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या आपत्तियां हैं। उत्तर इसका लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां इस प्रकार हैं कि लेखक की आपत्तियां इस प्रकार हैं कि आपत्तियां ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में वो स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्वेश्चन क्या था, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उसमें लेखक की आपत्ति ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है, ठीक है ना। श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है, श्रमिक विभाजन का रूप भी ले लिया है। और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटती है, ठीक है ना। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। ये बहादुर चैप्टर से दिया गया, ठीक ना, कि लेखक को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हमें नौकर रखना चाहिए, नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। आइए देखते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर कि लेखक की पत्नी निर्मला लेखक की पत्नी निर्मला लेखक की पत्नी निर्मला भर दिन काम करते करते परेशान रहा करती थी। भर दिन लेखक की पत्नी निर्मला भर दिन काम करते करते परेशान रहा करती थी। परेशान रहा करती थी ना, बस सूख गया है मार्कर। लेखक की पत्नी निर्मला भर दिन काम करते करते परेशान रहा करती थी। ऊपर से निर्मला अस्वस्थ भी रहने लगी थी। अस्वस्थ यानी बीमार, ठीक ना। ऊपर से निर्मला अस्वस्थ भी रहने लगी थी। ऐसी हालत में लेखक को लगता है कि ऐसी हालत में लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि नौकर रख लेना चाहिए, ठीक ना। तो लेखक की पत्नी थी, उसका नाम था निर्मला। क्या नाम था? निर्मला। वो भर दिन काम करती थी और बेचारी बीमार भी थी, ठीक ना। तो जिसके कारण लेखक को ऐसा लगा कि अब हमें नौकर रख लेना चाहिए। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? उत्तर लिखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी थे। ये कौन थे? विदेशी थे, यानी ये अपने भारत देश के नहीं थे। गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी थे। विदेशी थे यानी किसी अलग देश के रहने वाले थे जो भारत आकर बस गए। गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी थे जो भारत आकर बस गए। ये जब भारत आए तो भारत में ही सदा सदा के लिए क्या किए? रह गए, ठीक ना। फिर वापस लौट कर अपना देश ये कभी भी नहीं गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में 8वीं सदी के पूर्वार्ध में 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेशों में इन्होंने शासन कायम किया। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या किया? अवंती नाम के प्रदेश में ये अपना शासन
स्थापित किए, मतलब वहाँ का ये शासन करने लगे। अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। बाद में कन्नौज नाम का कोई जगह है, ठीक है ना, या फिर देश होगा, कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है, ठीक है ना। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, लिखेंगे यहाँ पे। हरिरस से कवि का अभिप्राय, हरिरस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति है, भगवान की भक्ति। हरिरस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति है, ठीक है ना। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है, तो हरि भक्ति है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा वाला, जिसका कि छोटा आंसर जाएगा। 5 बनाना है। अंगन में दिया है, बहुत ही छोटा आंसर जाएगा इसका। लक्ष्मी के बड़े बेटे का, ठीक है ना, बड़े लड़के का क्या नाम था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, यहाँ सब्जेक्टिव में पूछा गया है। लक्ष्मी के बड़े लड़के बोले या बड़े बेटे बोले, एक ही बात है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, इसके बड़े लड़के क्या नाम था, अच्युत। क्या नाम था, अच्युत, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। ठीक है ना। ये यहाँ पे कुल 5 प्रश्न कराए गए हैं। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।